नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। हमने पिछला लेक्चर जब देखा था तो उसमें हमने अपना जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसको समाप्त कर दिया है। यूट्यूब पे मैंने उसकी अपने चैनल पे उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें लगभग 22 वीडियो हैं। आप जाइए और संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास जो है परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी क्वेश्चंस के साथ और कौन कौन सी चीज़ें उसमें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सी नहीं है, इन सब चीज़ों को मैंने उसमें बताया है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो पूरी लेक्चर सीरीज आप जाके देखिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत और इसमें आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं तुर्कों का आगमन, यानी कि भारत में जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है उससे पहले तुर्क लोग किस प्रकार से भारत में आते हैं और धीरे धीरे किस प्रकार से गुलाम वंश बनता है, खलजी वंश। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे के वंश जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो आज के जो है लेक्चर इसमें सिर्फ हम देखेंगे तुर्कों का आगमन किस प्रकार से होता है और वो किस प्रकार से भारत पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं। जो ट्रांजिशनल जो पीरियड है वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 712 ईस्वी में अरब आक्रमण अपने यहाँ हुआ। किसने किया? सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक आदमी था। वो आदमी आता है बाहर से, ठीक है, और अपने भारत पर अरब आक्रमण वो सबसे पहले करता है 712 ईस्वी में। हालांकि इससे पहले भी थोड़े थोड़े आक्रमण करने की कोशिश भारत पर हुई थी। ठीक, जैसे कि अगर 634 ईस्वी में देख ले, 663 ईस्वी में देख ले, 683 ईस्वी में देख ले, तो इस काल में भी भारत के जैसे बम्बई हो गया, अपना सिंध वाला इलाका हो गया, भड़ोच वाला इलाका हो गया, वहाँ पर इससे पहले भी आक्रमण करने की कोशिश हुई थी बाहरी शक्तियों द्वारा। परंतु अगर एक गंभीर आक्रमण देखें और बड़ा अगर तेज आक्रमण देखें तो वो 712 ईस्वी में होता है भारत के ऊपर। और वो करता कौन है? वो करता है मोहम्मद बिन कासिम। फिर क्या होता है, जब उसने भारत पर आक्रमण किया और सफलता उसे मिल भी गई थोड़ी बहुत, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो तुर्की सेनानायक थे वो लोग भारत आने के लिए उनको प्रेरित कर दिया इस चीज़ ने। जिस प्रकार से हमने देखा था कि भारत पर जब फारस वाले जो है वो आक्रमण कर देते हैं, उसी के बाद में यूनान वाले भी आक्रमण वो कर देते हैं। उनको पता लगता है कि भारत में जो है वो बहुत सारा धन है, दौलत है और वहाँ पर आक्रमण आराम से किया जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब इसने अरब आक्रमण हुआ अपने भारत पर, अरबों की जीत थोड़ी इनको मिल गई सिंध वाले इलाके में, उसके बाद से जो तुर्की लोग थे वो तुर्की लोग भी भारत पर आक्रमण करने के लिए आ जाते हैं। और इसी क्रम में अगर देखें तो 1000 से लेकर 1030 ईस्वी तक महमूद गजनवी के और 1178 ईस्वी से मोहम्मद गोरी, ये मोहम्मद गोरी है, गौरी नहीं, मोहम्मद गोरी के जो है वो आक्रमण भारत में शुरू हो जाते हैं। इनके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये तुर्क लोग कौन थे या तुर्की लोग कौन थे, ये तो तुर्क लोग क्या थे? ये लोग हुआ करते थे जो टर्की आज जहाँ का इलाका है वहाँ पर रहने वाले लोग तुर्क लोग हैं। ये शुरू में क्या होते थे कि ये मुसलमान नहीं थे। शुरू में ये प्राकृतिक शक्तियों की पूजा किया करते थे। प्रारंभ में इनके पास कोई अपना धर्म नहीं था, परंतु जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़े, अरब वाले क्षेत्र में ये लोग आए, वहाँ पर जो सामान्य साम्राज्य होता है उस पर इन्होंने कब्जा किया, तो धीरे धीरे ये लोग मुसलमान बन जाते हैं। और जब भारत में यही लोग आते हैं तो ये मुसलमानों के रूप में भारत पर आक्रमण करते हैं। हुआ क्या था, अब भारत में ये लोग आए उससे पहले कुछ ना कुछ जो है विश्व में कुछ तो चल रहा होगा। जब हमने देखा था कि शक कुषाण लोगों ने भारत पर हमला किया था, तो उससे पहले जो है मध्य एशिया में कुछ ना कुछ हलचल हो रही थी। उसी की परिणति होती है कि वो भारत पर आक्रमण करते हैं। तो ये लोग भी ऐसे तो है नहीं कि ये मतलब इनको अपना घर छोड़ के यहाँ आने में मज़ा आ रहा होगा। कुछ तो ऐसी हलचल हुई होगी कि वो लोग भारत आने को मजबूर हुए, कुछ तो कारण रहे होंगे। ठीक है, तो हुआ क्या कि 637 ईस्वी में जो अरब लोग थे उन्होंने फारस को जीत लिया। फारस मतलब ईरान जो आज का है ना, वो फारस हुआ करता था, तो फारस को उन्होंने जीत लिया। जब फारस को उन्होंने जीत लिया तो देखिए, अगर पाकिस्तान को हम हटा दें, उसको भारत का हिस्सा मान ले, तो आज भी ईरान से भारत की जो है सीमा लगती है ना, आज़ादी से पहले तो लगती थी। तो जैसे ही उन्होंने क्या हुआ, फारस को जीता, तो पड़ोसी वाले जो राज्य होगा उसके ऊपर उनकी नज़र जाएगी। पड़ोस में कौन था? भारत था। तो भारत का कौन सा वहाँ पर पड़ता था? बलूचिस्तान और सिंध वाला इलाका पड़ता था। तो वहाँ पर जो है इनकी नज़र गई। अब दूसरी बात क्या हुई कि इनको पता था कि भारत के पास बहुत सारी संपत्ति है और ईरान के वो पास में पड़ता है। भाई ईरान तक तो इनका साम्राज्य है ही है और ईरान से एकदम वो पास में पड़ता था। फिर नए नए जो अरब लोग जो हैं मुसलमान बने थे।
ठीक है। तो इन लोगों में इस्लाम प्रसार करने का जोश भी हुआ करता था, भाई हम तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाएंगे। फिर भारत की जो उस काल की राजनीतिक स्थिति हुआ करती थी बड़ी ही दयनीय हुआ करती थी। देखिए हमने जब देखा था पूर्व मध्यकाल, जब हमने देखा था कि भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में बटा होता है, कहीं सोलंकी साम्राज्य, कहीं राष्ट्रकूट होता है, कहीं गुर्जर प्रतिहार होता है। तो उस प्रकार से क्या होता है, कोई एक साम्राज्य भारत में नहीं होता, कोई एक शक्ति, एक पावर जो है जो पूरे भारत को अपनी तलवार के दम पर एकीकृत कर सके, ऐसा कोई उस काल में साम्राज्य नहीं था। फिर अपने यहाँ दोषपूर्ण सामाजिक अवस्था भी हुआ करती थी। कैसे? बहुत अपने यहाँ जो है वो 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था, ये लोग सेना में नहीं जा सकते थे। तो जो है हमारे समाज में ही फूट उस काल में पड़ी हुई थी और उस फूट का फ़ायदा उन्होंने उठाया। जैसे फूट का फ़ायदा कैसे उठाते हैं लोग, मैं बताता हूँ आपको। अभी जैसे अपने फ़लस्तीन का जो गाज़ा है और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, तो आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इजराइल के ऊपर कोई इतना भयंकर हमला कर दे, क्योंकि इजराइल बहुत बड़ी शक्ति है मिडिल ईस्ट में देखा जाए। परंतु इस बार गाज़ा के जो हमास वहाँ का जो आतंकी ग्रुप है, उसने क्या किया कि बड़ा गंभीर हमला इस बार कर दिया। वो हमला क्यों कर पाया? क्योंकि इस वक्त जो इजराइल है वो बटा हुआ है, वहाँ पर जो है पॉलिटिक्स के नाम पर वो बटा हुआ है इस वक्त। तो उसी जो है आप कह सकते हैं कि जो अंदर बटा हुआ वो है, जो फूट पड़ी हुई है इजराइल में, उसका फ़ायदा किसने उठाया? गाज़ा का जो हमास है उसने उठा लिया और उस पर आक्रमण कर दिया। तो इसी ऐसे ही फूट जो भारत में पड़ी हुई थी, उसी फूट का जो है फ़ायदा इन्होंने उठाया और भारत पर आक्रमण किया। फिर उन लोगों को विदेशी व्यापार के ऊपर भी क्या करना था, अपना कब्जे जमाना था। भाई राजा है तो वो आक्रमण किस लिए करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए, विदेशी व्यापारिक मार्ग जो है उस पर अपना कब्जा हो जाए। तो विदेशी व्यापार जो है उस पर भी कब्जा करने के लिए उन्होंने भारत पर हमला कर दिया। तो इस प्रकार से ऐसी चीज़ें जो है उन्होंने भारत पर हमला करने को उनको प्रेरित कर दिया और वो लोग भारत पर हमला कर देते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये अपना ईरान वाला इलाका है जिसे फारस कहा जाता था। ठीक है, ये टर्की है, यहाँ के तुर्क लोग हुआ करते थे। और ये ईरान देखिए आप, ये पाकिस्तान है, तो ये बलूचिस्तान वाला इलाका पहले अपना ही हुआ करता था, भारत ही हुआ करता था। तो यहाँ से ये भारत इनको पास में पड़ता है। तो इन्होंने बहुत बार पहले भी आक्रमण किया था, मगर मोहम्मद बिन जो कासिम है इसने आक्रमण सबसे पहले कर दिया 712 ईस्वी में, और फिर धीरे धीरे दूसरे लोग भी आक्रमण करने भारत पर लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ये मैप देख सकते हैं अपना। आगे चल लेते हैं। फिर क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, सिराज नाम की एक जगह है और मकरान इधर से होता हुआ 712 ईस्वी में सिंध के बंदरगाह पर पहुंच जाता है, जिसे क्या कहते हैं उस काल में देवल कहा जाता था। तो सिंध के बंदरगाह पर ये पहुंच जाता है। तो वहाँ का राजा होता है, उसका भतीजा होता है, वहाँ का राजा होता है दाहिर। उसके भतीजे ने उनका सामना करने की कोशिश की, परंतु अरब लोगों के सामने वो तुर्की जो लोग थे इन लोगों के सामने वो टिक नहीं पाए और वो पराजित हो गए। फिर क्या हुआ, ये तो शुरुआती जो आक्रमण है वो हो गया। अब क्या होता है कि जो अपना फिर से जो इलाका होता है अपना ट्रांसओक्सियाना वाला जो इलाका है, देखिए ये बैक्ट्रिया, और जब मैं वहाँ आपको शक कुषाण पढ़ा रहा था तब पढ़ा रहा था अफगानिस्तान के पास वाला इलाका, ईरान के पास वाला इलाका होता है, तो वहीं की बात हो रही है। वहाँ पर क्या होता है कि 9वीं शताब्दी के आते आते एक तो ट्रांसओक्सियाना, एक खुरासान और ईरान के कुछ भाग होते हैं, उन पर सामान्य शासक जो होते हैं उनका राज्य हो जाता है। सामान्य शासक क्या आ जाता है, वंश वहाँ सत्ता में आ जाता है। ठीक है, और ये लोग कौन थे, ये ईरानी हुआ करते थे। ये सामान्य साम्राज्य जो है वो ईरानी हुआ करते थे। और जो ये ईरानी लोग थे, इन ईरानी लोगों का तुर्की लोगों के साथ जो है वो चलता रहता था, क्या लड़ाई झगड़ा उनका चलता रहता था। ठीक है, तो होता क्या है, इस सामान्य साम्राज्य का एक तुर्क जो है वो तुर्कों का एक दास होता है अलप्तगिन। उसने क्या कर लेता है, वो अलप्तगिन वो मध्य एशिया के कुछ भागों पर अधिकार कर लेता है। देखिए ये वाले इलाके जो है ना, इन पे वो अधिकार कर लेता है। ठीक है, और वहाँ पर गजनी वंश की नींव रख देता है। गजनी एक जगह का नाम है, तो जिस गजनी वाली जगह पे जिसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया तो वो गजनी वंश हो गया। जैसे अपने भी सिसोदिया होते हैं, सिसोदिया राजपूत, तो ये क्या है, सिसोदा नाम की जगह हुआ करती थी, तो सिसोदा वाले सिसोदिया हो गए। उसी प्रकार से गजनी नाम की जगह है, इसलिए इसका नाम महमूद गजनवी, बाद में इसी वंश का आदमी होता है, वहीं का आदमी, इसलिए उसका नाम महमूद गजनवी होता है। ठीक है, तो होता क्या है, अलप्तगिन नाम का एक तुर्की दास होता है, एक अधिकारी होता है दास, वो क्या कर लेता है, वहाँ पर अधिकार कर लेता है और गजनी वंश की नींव डाल देता है। फिर से उस अलप्तगिन जो है उसका और दास होता है एक सुबुक्तगिन। थोड़े दिनों बाद में सुबुक्तगिन वहाँ का शासक बन जाता है
और उसी सुबुक्तगिन जो है, सुबुक्तगिन उसका बेटा होता है महमूद, और वो गजनी का था इसलिए वो क्या हुआ, महमूद गजनवी उसका नाम हमने रख दिया। तो आप देखिए सामानी साम्राज्य है, सामानी साम्राज्य का एक दास हुआ अलप्तगिन, उस अलप्तगिन का एक और दास हुआ सुबुक्तगिन, उस सुबुक्तगिन का बेटा हुआ महमूद। और वो महमूद क्या कर लेता है, जब वो अपनी सत्ता पर, वो गद्दी पर बैठ जाता है, और तब से जो है अगर मुस्लिम एक आप कहते हैं इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। यही वो टर्निंग पॉइंट है जब भारत पर आने वाले दिनों में क्या होता है, भारत पर आने वाले दिनों में एक तुर्की जो है वो शासक या तुर्की शासन शुरू होने वाला होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वो क्या कर लेता है, जैसे वो शासक बनता है तो सिस्तान के खलीफा बिन अहमद को वो क्या कर देता है, पराजित कर देता है। सिस्तान एक जगह है, वहाँ का खलीफा होता है, उसको वो पराजित कर देता है और सुल्तान की पदवी धारण कर लेता है। देखिए आडंबर पूर्वक ये उपाधियाँ हमने पहले भी देखी है, प्राचीन भारत में भी परम भट्टारक, महाराजा धीराज, है ना, चक्रवर्ती, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ऐसे पहले भी हुआ करते थे। और बाद अब मध्यकालीन भारत में भी हम देखेंगे लोग क्या करते थे, ये बड़ी बड़ी पदवियाँ उपाधियाँ धारण कर लेते थे। तो इसने क्या कर लिया, सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। फिर उसने क्या किया, जो तुर्की का खलीफा हुआ करता था कादिर, उससे मंसूर प्राप्त कर लिया। देखिए उस काल में हुआ क्या करता था कि जो तुर्की का खलीफा हुआ करता था, उस खलीफा को वो मुस्लिम जो भी वर्ल्ड होता था उसका आध्यात्मिक गुरु हुआ करता था। तो वो जिसको राजा घोषित कर दे, फिर उसको एक वैधानिक क्या कर देते थे कि उसको एक वैधानिकता प्राप्त हो जाती थी कि हाँ ये एक लीगल या एक वैधानिक शासक है। तो तुर्की के जो खलीफा हुआ करता था उससे मंसूर प्राप्त किया करते थे। मंसूर का मतलब है कि आपको शासन करने का अधिकार दे दिया गया, ऐसा एक पत्र होता था। तो मंसूर इसने प्राप्त कर लिया तुर्की के खलीफा कादिर से। ठीक है, इसकी वजह से उसको कानूनी मान्यता और प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई। अब होता क्या है कि जो महमूद गजनवी है वो भारत पर 1000 से लेकर 1026 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण करता है। देखिए एक बार नहीं जीता कोई बार नहीं, 2 बार नहीं जीता कोई बात नहीं, ऐसा कर करके 17 बार वो भारत पर आक्रमण करता है। अब देखिए कोई आदमी एक अटेम्प्ट देता है, नहीं पास होता है, मायूस हो जाता है, 2 अटेम्प्ट देता है, मायूस हो जाता है, 3 अटेम्प्ट देता है, 4 अटेम्प्ट देता है। ये देखिए तो 17 अटेम्प्ट दे रहा है, समझ रहे हैं आप। और इसने 17 बार आक्रमण किया। ये कौन बताता है हमें, हेनरी इलियट नाम का एक इतिहासकार हुआ, वो इतिहासकार हमें बताता है कि गजनवी जो है महमूद गजनवी, उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और जो लास्ट मतलब एक जो अपना आक्रमण होता है 16वें आक्रमण में ही वो सोमनाथ का जो मंदिर है उस पर आक्रमण करता है और वहाँ पर उसको लूट कर ले जाता है। अब हमने देख लिया महमूद गजनवी, हमने देख लिया। अब हम देखते हैं मोहम्मद गोरी। ये मोहम्मद गोरी जो होता है, गोर एक जगह पड़ती है अफगानिस्तान में, वहाँ का ये शासक हुआ करता था। तो इसका नाम आप देख लीजिए, पीसीएस वगैरह में ऐसे इसका नाम भी पूछ लिया जाता है। इसका नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी या मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। या तो आप कह सकते हो उसके मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, या आप कह सकते हो उसे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ये एक ही नाम है, दोनों एक ही आदमी है ये। ठीक है, तो ये क्या था, गौर का एक शासक हुआ करता था गियासुद्दीन, उसका ये छोटा भाई हुआ करता था। गौर का शासक कौन था, गियासुद्दीन, उसका छोटा भाई था मोहम्मद गोरी, या जिसे कहते हैं मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। तो जो साम आदमी था, वो साम था, वो गियासुद्दीन का छोटा भाई हुआ करता था। 1173 ईस्वी में क्या कर लेता है, ये गजनी की गद्दी पर बैठा दिया जाता है वहाँ के सरदारों के द्वारा। हालांकि वो गजनी में एक स्वतंत्र शासक है, उसी प्रकार से वो काम कर रहा था, 1206 ईस्वी तक वो करता रहा। पर उसने क्या किया, कभी भी अपने नाम से शासन नहीं चलाया। वो अपने आप को सिर्फ एक अमीर ही बताता था, अपने शासक या सुल्तान अपने आप को वो नहीं बताता था। सुल्तान तो वो अपने बड़े भाई को ही बताता था। देखिए कितनी इज्जत थी उसके दिल में अपने बड़े भाई के लिए। अगर आपका भी कोई बड़ा भाई या बहन तो आपको भी इतनी इज्जत जो है उनके लिए रखनी चाहिए। तो जब वो सिक्के अगर ढलवाता है तो सिक्कों पर भी नाम किसका ढलवाता है, अपने भाई का, अपना नहीं। अपने आप को सिर्फ वो एक अमीर या एक सरदार मात्र कहता है। ठीक है, ये वाला जो है शासन जो आप देख सकते हैं पूरा, यहाँ पर इसका शासन हुआ करता था। बाद में मोहम्मद गोरी यहाँ तक अपना शासन फैला लेता है। ठीक है, ये मैप आराम से पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। अब ये महमूद गजनवी जो हमने पढ़ा था, उसके 17 आक्रमण हैं। वैसे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मगर एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं पे भी आपको कनेक्ट करने में अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो मेरा जो है ये जो प्रयास सफल हो जाएगा। 1000 ईस्वी में देखिए इसने पेशावर के किलों को ये जीत लेता है। 1001 में ये पेशावर पर आक्रमण करता है और जयपाल को पराजित कर देता है। 1004 में भटिंडा पर आक्रमण कर देता है। इस प्रकार से करते 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 ये
सोमनाथ के विजय कर लेता कब, 1024 में, जब वे 16वां हमला करता है तब। और फिर 1026 और 1027 ईस्वी में लास्ट करता है मुल्तानों के जाटों के विरुद्ध ये आक्रमण कर देता है। एक एक करके आप थोड़ा सा इनको देख लेना। आगे चलते हैं। फिर है मोहम्मद गोरी। ये कौन था, महमूद गजनवी। अब हम देखेंगे कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर किस प्रकार से आक्रमण करना शुरू किया और कब वो कामयाब हो जाता है। बड़े आराम से पढ़ेंगे, कहानी के जैसे, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है, 1175 में भारत पर आक्रमण करता है। और वो आता कहाँ से, अपना उत्तर पश्चिम में गोमल दर्रा पड़ता है। हमने जब पढ़ा था कि जब चीन की दीवार बना देता है वहाँ का शासक, और भारत के उत्तर पश्चिम दर्रे जो हैं वो ऐसे पड़े रहते, किसी शासक ने नहीं सोचा आज तक, इस वक्त तक भी नहीं सोचा था। मैं तो कह रहा हूँ आज तक भी किसी शासक ने नहीं सोचा। तो होता क्या है, वहाँ पर गोमल दर्रा पड़ता है, उस गोमल दर्रे से ये आ जाता है कहाँ तक, मुल्तान और उच्छ तक आ जाता है। अब देखिए, अगर कहीं हिस्ट्री में उच्छ आपको दे दिया जाए और आपको उच्छ पूछ लिया जाए कहाँ है, तो उच्च आपके उत्तर पश्चिम में अपने पड़ता है। आज का अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला इलाका है वहाँ पर उच्च पड़ता है, और वहाँ पर ये क्या कर लेता है, अधिकार जमा लेता है धीरे धीरे। फिर ये क्या करता है, 1178 ईस्वी में ये गुजरात पर आक्रमण करता है। और गुजरात में उस वक्त शासन किसका हुआ करता था, सोलंकी साम्राज्य का, सोलंकी वंश या चालुक्य वंश, पर कंफ्यूज ना हो इसलिए आप सोलंकी वंश याद रख लेना। सोलंकी वंश जो है वहाँ पर होता है, और सोलंकी वंश का राजा होता है मूलराज द्वितीय। अब कोई आदमी कहता है, कुछ इतिहासकार कहता है कि मूलराज द्वितीय है, कोई इसे भीम भी बताते हैं, भीम प्रथम या फिर भीम द्वितीय भी इसे बताते हैं। तो भीम भी इसे बताते हैं कि वहाँ का राजा भीम हुआ करता था। हम मूलराज द्वितीय मान के चलते हैं, क्योंकि जब हम सोलंकी वंश पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि मूलराज द्वितीय ने जो हराया था किसको, मोहम्मद गोरी को। तो यहाँ भी हम मूलराज द्वितीय मान लेते हैं, ठीक है। तो मूलराज द्वितीय पे आक्रमण कर देता है, परंतु होता क्या है, ये इस पे मूलराज भारी पड़ जाता है और आबू पर्वत के समीप क्या कर देता है, इसको हरा देता है गोरी को। और गोरी चप्पल उठा के भाग लेता है कि भाई भागने में ही फायदा है। ये इन लोगों का हुआ क्या करता था कि जब भी हारने वाले होते तो ये भाग जाते थे, और भारत के जो राजा हुआ करते थे वो भागने में विश्वास नहीं करते थे। हमने जब पढ़ा था कश्मीर में एक राजा हुआ था, वो हार गया था इसलिए वो आग में कूद के हत्या कर लेता है। ऐसा ही एक शासक दक्षिण में होता है जो उसके पीठ पर घाव लग जाता है, इसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेता है। तो भारत के जो राजा हुआ करते थे वो पीठ के बजाय छाती पर घाव खाना पसंद किया करते थे। और ये लोग क्या किया करते थे, जब भी हारने का इनका लगता था कि हार रहे हैं तो भाग जाते थे चप्पल उठा के, ठीक है। फिर यहाँ तक हमने देख लिया कि ये वहाँ से चप्पल उठा के भाग जाता है। तो तब इसको पता लग जाता है कि यार सीधे भारत पर आक्रमण तो नहीं किया जा सकता, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। पर ये बड़े टैलेंटेड आदमी थे, दिमाग से काम किया करते थे ये लोग। इसको पता लग गया कि ऐसा काम नहीं चलेगा। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पंजाब जीतना चाहिए और वहाँ अपना डेरा बनाना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, अगले साल ये क्या करता है, पंजाब में आता है और पंजाब में पेशावर पर कब्जा कर लेता है। पेशावर वगैरह आज तो पाकिस्तान में चले गए, उस जमाने में पंजाब के भाग हुआ करते थे। तो पेशावर पर वो कब्जा कर लेता है 1179-80 में, अगले साल वो आ जाता है, ठीक है। इससे पहले ये 1186 में फिर क्या करता है, 1186 में ये लाहौर जो है उसको भी जीत लेता है, यानी लाहौर को जीत लिया, पेशावर को जीत लिया, और 1190 आते आते तो पूरे पंजाब को ही ये गौर साम्राज्य का अंग बना लेता है। यानी कि देखिए 1178 में हार के गया मूलराज द्वितीय से, चप्पल उठा के भागा। उसके बाद क्या हुआ, अगले साल आया पेशावर को जीत लिया, फिर थोड़े दिनों में आया लाहौर को जीत लिया, फिर कुछ सालों के बाद में तैयार होकर आया, पूरे पंजाब को गौर साम्राज्य का अंग बना लिया। फिर भाई साहब ये तैयारी करने लगा कि अब मुझे क्या चाहिए, मुझे दिल्ली चाहिए, मुझे गंगा यमुना दोआब चाहिए, यहाँ पर मैं आक्रमण करूँगा। और उसकी तैयारियाँ वो करने लगा, हथियार बनाने लगा, बढ़िया घोड़े वोड़े खरीदने लगा, लोगों से बात करने लगा, प्लानिंग बनाने लगा, चलो भारत पर आक्रमण करते हैं, राजा कौन है वहाँ का, कैसे कैसी जगह पड़ते हैं वहाँ पर, ठीक है। आगे चल लेते हैं। फिर क्या होता है, अब आ जाता है वो दिन, कौन सा दिन, क़यामत का दिन, जब 1191 ईस्वी में होता क्या है कि मोहम्मद गोरी उधर से आ जाता है अपनी पूरी बख्तरबंद सेना लेके, घुड़सवार सेना लेके, और इधर से सेना कौन ले लेता है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कौन था, ये पृथ्वीराज तृतीय, वही हमने पढ़ा था जब चौहान वंश पढ़ रहे थे। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में पृथ्वीराज चौहान राजा बन जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा राजा फिर यही होता है विग्रहराज चतुर्थ के बाद में। तो पृथ्वीराज तृतीय यहाँ का राजा होता है। राय पिथौरा दिल्ली और अजमेर का शासक हुआ करता है। इधर से ये अपनी सेना, अपने जो भी इसके सहयोगी राजपूत मित्र हुआ करते थे, वो लोग इसके साथ हो जाते हैं और ये
सेना ले लेता है, 2 लाख की सेना और 3000 हाथियों के साथ ये क्या कर लेता है, मोहम्मद गोरी के विरुद्ध चढ़ाई कर देता है कि मोहम्मद गोरी आ रहा है आक्रमण करने, चलो भाई सारे राजपूत भाई इकट्ठे हो जाओ, चलते हैं। तो ये चले जाते हैं। पर इसमें कन्नौज का राजा जयचंद नहीं आता। ये जयचंद वही कन्नौज का गहड़वाल वंश वाला है। और क्यों नहीं आता आपको पता है, कहानी ने याद नहीं है? क्योंकि जयचंद की जो लड़की थी उसको उठा कौन लाया था, पृथ्वीराज चौहान। तो अगर किसी की लड़की उठा के ले जाओगे तो आप उससे ये फिर अगर आप ये उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो युद्ध में हमारा साथ देगा, ऐसा तो नहीं होगा, लठोर बजाएगा आप पे। तो इस जयचंद ने साथ नहीं दिया। देखिए एक तो यहाँ गलती हो गई, ये अगर साथ देता तो कुछ तो शक्ति बढ़ती, ठीक है। फिर आक्रमण होता है इनके बीच में, हो जाता आक्रमण और युद्ध होता गंभीर बड़ा। कहाँ पर, तराइन का जो है ये अपने जो थानेश्वर है वहाँ से इधर चलो तो आगे पड़ता है ये थोड़ा। तो तराइन के जो मैदान होता है, तराइन का मैदान, उसमें पहला युद्ध हो जाता है 1191 में। इधर तो होता है कौन, गोरी वर्सेस पृथ्वीराज एंड अदर्स। जैसे हम पॉलिटी में नहीं मामले पढ़ते हैं वैसे ही हो गया, ठीक है। इनके बीच हो जाता है युद्ध हो जाता है। और ये कहाँ बदलिए, थानेश्वर से 14 मील दूर ये मैदान पड़ता है। उसमें क्या हो जाता है, गोरी जो है वो घायल हो जाता है। जैसे ही गोरी घायल हुआ, सेना में भगदड़ मच गई और सेना वापस भागने लगी। वही इनकी आदत, चप्पल उठा के भाग लो भाई साहब, जैसे ही मौका मिले भाग लो। तो ये लोग भागने लगे। जैसे ये भागे तो पीछे से राजपूत लोगों ने भी पीछा किया, 40 मील तक पीछा किया इनका। पर ये लोग भाई साहब इतनी तेज भागे, हवा के जैसे ये फुट चक्कर हो गए, पूरा भाग गए आगे। 40 मील तक पीछा किया। फिर राजपूत लोगों ने, अरे राजपूत हैं, भागते दुश्मन का हम पीछा नहीं करते, सामने से जो आता है उससे लड़ते हैं, ठीक है भाई। फिर ये लोग, ये गजनी चला जाता और छुप जाता जाके। कौन, गोरी गजनी चला गया और छुप गया। राजपूत लोगों ने हालांकि सरहिंद पर घेरा डाला और बहुत दिनों तक उन्होंने घेरा डाले रखा वहाँ पर। ये भी घेरा डाले डाले परेशान हो गए। अंत में हालांकि इनको सरहिंद पर सफलता मिल जाती है, पर थोड़ी बहुत सफलता इसमें मिल जाती है और उसको जीत कर राजपूत राजा वापस आ जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान भी सोच लेता है कि यार चलो कोई नहीं, अब हार तो गए हैं, ये भी भाग गया है और अब दोबारा क्या ही हिम्मत करेगा जब इतना डर गया है, भाग गया। तो ये इनको जानता नहीं था, क्योंकि अपने वाले राजाओं की एक कमी क्या थी कि ये खोजबीन नहीं किया करते थे। ये मस्त अपना लड़ने में खूब ये ध्यान दिया करते थे, हालांकि वीर हुआ करते थे, मगर दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा कम किया करते थे। अगर ऐसा देखा जाए तो प्लानिंग, दूरदर्शी सोच इनकी नहीं हुआ करती थी। तो इनने सोचा नहीं, इनने जाना ही नहीं कि वो लोग हैं, उनकी किस प्रकार से वो सोचते हैं, किस प्रकार से उनके कार्य करने का तरीका है। इन्होंने सोचा कि हमारे वाले राजा भाग जाते तो वापस नहीं आते, इसलिए वो भी वापस नहीं आएंगे। ये आराम से संतुष्ट हो जाता है और दरबार में आके बैठ जाता है। और पंजाब से गोरी लोग होते हैं, उनको निकालने की कोशिश भी नहीं करता। ये लगता है पंजाब वहाँ है, अपना दिल्ली यहाँ है, क्या मतलब है हमें, ठीक है। ये बैठ जाता मस्त आराम से, इनकी दारू शारू पार्टी वार्टी चल रही होती है। फिर आसपास में और भी लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं दूसरे जो राजा हैं उनके साथ, ये इनका चल रहा होता है। बाद में अब अगले ही साल, तो गोरी तो हार के गया है, तो हार के गया हुआ आदमी, घायल शेर जो है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ये घायल शेर के जैसे प्लानिंग पूरी कर लेता है, अपनी सेना फिर से तैयार करता है अगले साल। और 1192 ईस्वी में अपनी हार का बदला लेने के लिए 1,20,000 की सेना लेके आता है और भारत की ओर बढ़ने लगता धीरे धीरे। अब जैसे एक भारत एक खोज, एक सीरीज है, भारत एक खोज, यूट्यूब पर एक सीरीज है पूरी, ये आप देख सकते हो। इतिहास के बारे में थोड़ी अगर ड्रामेटिक रूप में आपको देखना है तो इसमें मैंने जब देखा था तो होता क्या है, जब इसका दरबारी कवि होता है और इसका एक मुख्य एक मंत्री भी होता है, कौन, जो पृथ्वीराज दासो लिखता है, पृथ्वीराज दासो, बताइयो नाम क्या है इसका, चंद बरदाई। अब चंद बरदाई जो है महाराज को आके कहता है कि महाराज गोरी हमारी तरफ बढ़ रहा है और आक्रमण करने वाला है, दिल्ली के इतना करीब पहुंच गया है। और महाराज उधर भाई साहब लगे मस्त पैग वैग बनाने में, कोई मतलब नहीं है, ये तो बस इतने घमंड में कि पिछली बार हरा ही दिया था तो अब वापस आके क्या ही अब करेंगे, ये तो नहीं आएगा, डर के मारे। और अंत में क्या कर लेता है, गोरी आ जाता है, तराइन तक पहुंच जाता है। फिर पृथ्वीराज की नींद टूटती है और 150 राजपूत राजाओं ने हालांकि साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान का। जयचंद फिर भी नहीं आता है। क्यों आएगा भाई, जिसकी लड़की उठा के ले गए हो
वो तो किडनैपिंग का केस और लगा था उस ज़माने में, अगर आज का ज़माना होता तो, ठीक है। तो फिर होता क्या है कि ये भी इधर से चले जाते हैं और हमला करते हैं, परंतु इस बार होता क्या है, राजपूत हार जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया जाता है। देखिए, इससे आपको एक सीख लेनी चाहिए कि मान लो आपका इस अटेम्प्ट में एग्ज़ाम नहीं हुआ या पिछले अटेम्प्ट में आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो आपको मायूस होकर बैठना नहीं है, उस दुश्मन के लिए अगले साल फिर से तैयार आपको होना है। अपने हथियार जो है पूरे आपको वेपन्स तैयार कर लेने हैं, तलवारें आपकी घिस घिसा के तैयार रखनी है पूरी एकदम। जब इतने बड़े राजा को हराया जा सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है, तो आपको इसे एक सीख लेनी चाहिए। अब पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया जाता है, सिरसा के पास में से पकड़ लेते हैं। फिर कुछ लोग के इतिहासकार तो ये कहते हैं कि उसको उसी वक्त मार देते हैं, फिर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, इसको तब नहीं मारते, थोड़े दिनों बाद में मारते हैं। पर जो चंद्रबरदाई लिखता है कहानी, वो क्या लिखता है, चंद्रबरदाई कहता है कि महाराज को पकड़ लिया जाता है हमारे और जेल में डाल दिया जाता है और हमारे महाराज की दोनों आंखें फोड़ दी जाती है। एक दिन मैं जाता हूँ महाराज से मिलने, तो महाराज कहते हैं कि यार चंद, बात तो एक तभी बने, इस गौरी को जब टपकाएं तभी बात बने। तो ठीक है भाई, मैं करता हूँ प्लानिंग। तो जयचंद एक तरीका निकालता है, सॉरी जयचंद क्या, चंद्रबरदाई एक तरीका निकालता है कि महाराज मैं ये कहूँगा मैं जाके ये कह दूंगा कि हमारे महाराज जो है वो शब्द वेदी बाण चलाते हैं और बिना देखे ही वो बाण चला देंगे। तो गौरी के सामने ये वाली बात लेके गया, तो गौरी ये वाली बात मान लेता उसकी, चंद्रबरदाई की, कि हाँ चलो हम भी ये देखें कि कितना टैलेंट है तुम्हारे महाराज में। अब महाराज भैया ले गए, पूरा स्टेडियम बैठा है, इधर से आवाज़ें आ रही है सब। अब ये पहले कह देता है जाके गौरी को कि महाराज आवाज़ नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज़ की, जो आपके फ़ैन है वो आपका गौरी गौरी नहीं करनी चाहिए, बीच में शांति से बैठे रहने चाहिए। तो माफ़ करना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया दोस्तों, दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा था। ठीक है, हम शुरू करते हैं वापस अपनी कहानी। तो बोले महाराज हमारे गौरी से जाके कहता है कि सुल्तान, हमारे महाराज की एक ही शर्त है कि कोई आवाज़ नहीं करेगा और शब्द भेदी बाण चला के हमारे महाराज आपको दिखाएंगे। तो वहाँ पर स्टेडियम में बैठा होता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान को एक बाण मात्र दी जाती है। फिर उधर से चंद्रबरदाई जाके पृथ्वीराज चौहान को पहले ही कह देता है कि मैं जो है इसकी डायरेक्शन आपको बताऊंगा और आपको वो समझनी है, ठीक है। तो वो डायरेक्शन जो है फिर वहाँ पर बाण लेके तैयार हो जाता है। तो डायरेक्शन किस प्रकार से चंद्रबरदाई बताता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, उतने पर सुल्तान है मत चुके चौहान। समझ रहे बात आप? इस प्रकार से वो आपको पूरी डायरेक्शन जो है, पृथ्वीराज चौहान को चंद्रबरदाई पूरी डायरेक्शन बता देता है, कितनी दूरी पे है, ये सब कुछ बता देता है। और सीधे उसी डायरेक्शन में तीर चला देते हैं पृथ्वीराज चौहान और गौरी के जाके लगती है और गौरी मर जाता है। ये तो कहते हैं चंद्रबरदाई, मगर मैं इसे थोड़ी सी कहानी ही मानूंगा, क्योंकि अपने अन्नदाता, अपने मालिक जो है उसको बड़ा दिखाने के लिए ऐसा चंद्रबरदाई ने लिखा। हालांकि हुआ कुछ ऐसा भी प्रमाण ऐसे मिले हैं कि बाद में इसके अधीनस्थ राजा के तौर पर, गौरी के अधीनस्थ राजा के तौर पर वो काम करने लग जाता है पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि रणथंबोर वगैरह से कुछ ऐसे सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों के साथ साथ नाम लिखे हुए हैं। दोनों के सिक्के जो हैं वो एक ही नाम, मतलब एक सिक्के के एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का नाम है, दूसरी तरफ गौरी का नाम है। तो शायद वो एक अधीनस्थ राजा के तौर पे काम करने लग गया था, ऐसे भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, या फिर उसको पकड़ के मार दिया गया था। ठीक है, तो ये हमने एक कहानी के तौर पर देख लिया। अब जो आदमी कौन, जयचंद, जिसने साथ नहीं दिया था, किसका, पृथ्वीराज चौहान का, उसका भी अब दिन आता है। भाई ये तो आना ही है दिन, तो उसने उसका साथ नहीं दिया, तो 1192 में जीत लिया पृथ्वीराज चौहान को, एक साल बढ़िया से रेस्ट किया उसने, और 1194 ईस्वी में चंदावर नाम की एक जगह है, वहाँ पर पहुँच जाता है गौरी सेना लेकर, और सेना लेकर पहुँच गया और जयचंद को के ऊपर चढ़ाई कर देता है और चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी हरा देता है। पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जिसके साथ 150 राजकुमार और गए थे, राजपूत राजा, उसको जब हरा सकता है तो जयचंद अकेला क्या करेगा, उसको भी हरा दिया। देख ले, अगर ये बंदा साथ देता तो शायद ये नहीं जीतता और बात कुछ और होती, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या कर लेता है, पूरे गंगा यमुना दोआब पर, दिल्ली पर इसका अधिकार हो जाता है मोहम्मद गौरी का। फिर 1206 ईस्वी में ये नमाज पढ़ रहा होता है बेचारा सिंधु नदी के किनारे पर, और करामातियों का एक गिरोह होता है, उन लोगों ने क्या इसकी हत्या कर देता है वो। देखिए, हम आगे पढ़ेंगे तो और भी जानेंगे कि बहुत सारे जो ये मुसलमान जो सुल्तान होंगे, इनकी हत्या कोई ना कोई कर देता है। तो इसकी हत्या कर दी थी, करामातियों का एक गिरोह हुआ करता था, उस गिरोह ने इसकी हत्या
कर दी 1206 ईस्वी में। अब हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी का एक सिक्का है, उस पर एक तरफ बैल क्या करती है और देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज लिखा हुआ है। देवनागरी में सीधा सीधा पृथ्वीराज जैसे लिखते हैं ना, ऐसे पृथ्वीराज ऐसा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जबकि दूसरी ओर एक तो दूसरी तरफ क्या है, घोड़ा बना है और मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है, और इसके कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति भी बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के नाम हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये अधीनस्थ राजा के तौर पर शायद इसके काम करने लगा था। तो यहाँ तक हमने देख लिया, आगे चल लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, सिक्के देख सकते हैं, ये देखिए लक्ष्मी की आकृति का सिक्का है और ये साम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप साम लिखा हुआ देख सकते हैं, साम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके सिक्के हुआ करते थे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया? आज के लेक्चर में हमने देख लिया किस प्रकार से भारत पर 712 ईस्वी में पहले आक्रमण होता है अरब लोगों का, फिर धीरे धीरे तुर्की लोग आ जाते हैं, महमूद गजनवी होता है, महमूद गजनवी भारत में आ जाता है, महमूद गजनवी के बाद में कौन आ जाता है, मोहम्मद गौरी आ जाता है। 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी हरा देता है और भारत की सत्ता किसके हाथों में आ जाती है? तुर्क लोगों के हाथों में सत्ता आ जाती है। और कल के लेक्चर से हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत कि यही जो गुलामी था, गुलाम सुबुक्तगीन का बेटा, ये अलफ्तगीन का बेटा सुबुक्तगीन हो गया, तो ये क्या था? गुलामी तो था। तो उस प्रकार से गुलाम वंश की कल से हम शुरुआत करेंगे अपने मध्यकालीन इतिहास में। तो आज का लेक्चर हम कर देते हैं यहीं समाप्त। और आज के लेक्चर की जो है PDF आपको मिलेगी इस वाले चैनल पर, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, और इससे पहले की भी लेक्चर्स की आपको PDF यहीं मिलेगी, और आगे आने वाले लेक्चर्स की भी PDF आपको यहीं मिलेगी। और भी कुछ स्टडी मटेरियल होगा, मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, वो आपको यहीं मिलेगा। आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, आपको इसका कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको लगा कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, और मेरे पढ़ाने का अंदाज आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।